तो नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया में। यह बस्ती जनपद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बताता चलूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है किसानों के आय संवर्धन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जाना जाता है। यहाँ से किसान न केवल तकनीकी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं बल्कि उन्नत बीज, फलदार पौधे और उससे जुड़े तमाम तकनीकी जानकारियों को भी प्राप्त कर सकते हैं, उनका क्रय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस समय कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया में प्रवेश कर रहा हूं और यहां आने के बाद मैं यहां उपलब्ध सेवाओं के बारे में ढेर सारी जानकारी यहां के विशेषज्ञों के माध्यम से आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। और बता दूं आपको कि कृषि विज्ञान केंद्र के जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं, न केवल केंद्र पर बल्कि किसानों के खेतों में भी जा करके जानकारियाँ प्रदान करने का काम करते हैं। यहाँ पर पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, इससे जुड़े तमाम जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। तो इस समय मैं कुछ ही क्षणों में आप पहुँच जाऊँगा कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यालय में, जहाँ आपको कृषि वैज्ञानिकों से रूबरू कराऊँगा। उनसे जो यहाँ पर सेवाएं दी जाती हैं किसानों के लिए, उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करूँगा। आप देख सकते हैं दूर से ही कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती लिखा हुआ नज़र आ रहा है और यह पूरे प्रदेश में अपना अलग स्थान रखता है। तो अभी मैं आपको उससे जुड़ी जानकारियां जो है देने का प्रयास करूंगा यहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा। कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, मैं इस समय कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया बस्ती में हूं और यह कृषि विज्ञान केंद्र पूरे प्रदेश में अपना एक अलग ही महत्व रखता है। और इस वर्ष आपको बताता चलूं कि इस वर्ष कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती को ICAR अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और यह अवार्ड कृषि विज्ञान केंद्र की उपलब्धियों के लिए दिया गया है। किसानों के कल्याण के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं संचालित होती हैं उनको पहुंचाना, किसानों के खेतों में जाकर तकनीकी जानकारी का हस्तांतरण करना, ये सारा काम कृषि विज्ञान केंद्र का है। तो इस समय हमारे बीच में मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक राघवेंद्र विक्रम सिंह जी। तो आपका स्वागत है और मैं आपसे जानना चाहूँगा कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती के द्वारा किसानों को किस तरह से जो खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियाँ हैं प्रदान की जाती हैं और उसका लाभ कैसे किसान लें। नमस्कार पांडे जी, पहले तो आपका जो है कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती परिवार में स्वागत है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के द्वारा संचालित होता है। और इस समय हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर पाली हाउस इस वर्ष जो है स्थापित हुआ है और ये इस समय फंक्शन की अवस्था में है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस समय खीरा इसमें लगा हुआ है, शिमला मिर्च लगा हुआ है, टमाटर की 2 प्रजातियां हमारी लगी हुई हैं जो ऊपर चल कर के फल देती हैं। तो ये और इसमें हम लोग जो है सब्जियों के बीज की नर्सरी का भी उत्पादन इस वर्ष से शुरू किए हैं अभी, ताकि इसको किसानों को अच्छी प्रजातियां जो हमारी रिसेंट निकल रही हैं वो किसानों तक इसको पहुंचाया जा सके। और इसमें हम पौधा तैयार करके किसानों को देते हैं। इसमें समय की अच्छी बचत होती है। किसान के साथ जो है प्रजातियों की जो समस्या आती है वो समस्या ख़त्म हो जाती है। 1 महीना इसमें फसल जो है हमारी एडवांस हो जाती है, चूँकि हम फसल को बीज को उगा करके पौधा तैयार करके देते हैं। तो ये किसान के खेत में जा कर के लगता है तो जल्द से जल्द इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाती है 50-55 दिन में। तो इसके अलावा भी यहाँ पर तमाम तरह के डेमोन्स्ट्रेशन किए गए हैं, जैसे पशुपालन से जुड़े तमाम तरह की व्याधियाँ की फसलों में आती हैं। तो उसके लिए आपके यहाँ अलग अलग तरह के विशेषज्ञ भी नियुक्त हैं और वो लगातार किसानों को अपनी सेवाएं भी देते हैं, अपनी जानकारियाँ भी देते हैं। और किस तरह की चीज़ें यहाँ पर अभी हाल में विकसित की गई हैं जिसका किसानों को लाभ मिलने वाला है? जी पांडे जी, इस वर्ष जो है आप हमारे क्षेत्र पर देखेंगे इस समय बहुत प्रचलन में काफ़ी हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। सरकार की भी मंशा है कि लेजर लैंड लेवलर से खेत को लेजर करके लेबल करके और उसमें फसल की बुआई की जाए तो उससे 15 से 20% पानी की बचत होती है और पैदावार भी इससे 15 से 20% बढ़ जाती है। वो तकनीक भी इस साल हमारे पूरे फार्म को जो है लेजर लैंड लेवलर से लेबल्ड करके और लाइन से पूरे क्षेत्र पर गेहूँ की प्रजातियों की बुआई की गई है। दूसरा जो आपने कीट व्याधि के लिए बताया, तो जो भी फसलें हैं, चाहे वो औद्यानिक हो चाहे वो सीरियल क्रॉप हो, सबका जो है हमारे पास विशेषज्ञ फसल सुरक्षा के डॉक्टर प्रेम शंकर जी हैं
और हमारे किसान भाई समय समय पे आते भी हैं। हम लोग भी फील्ड में जा कर के किसान भाइयों के प्रक्षेत्र पर देख करके और उनको जो है उचित सलाह देते रहते हैं। और अगर बीच में उनको कोई समस्या आती है तो वो अपने पौधे को, अपनी पत्तियों को लेकर के आते हैं और डॉक्टर साहब उसका जो है देख करके उसका निदान, उसकी दवा उनको लिखते हैं। पशुपालन की जहाँ तक बात है तो पशुपालन के लिए हमारे केंद्र पर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव साहब हैं, जो पशुपालन के विशेषज्ञ हैं और पशुपालन पे लगातार इस बार 6 हम लोगों ने ट्रेनिंग भी की है। इसी तरह से मधुमक्खी और मशरूम पालन पे भी जो हमारी ट्रेनिंग लगातार चल रही है और ये किसानों के लिए अति लाभकारी सिद्ध हो रहा है। आपने अभी यहाँ पर जो फसलें उपजाई जा रही हैं पाली हाउस में उसके बारे में बताया, और ख़ास तौर पर जो जितनी फलत आपके इस पाली हाउस में दिख रही है, किसानों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उतनी फलत दिखने को नहीं मिलती है। और मुझे लगता है कि किसी तरह की कीट और बीमारियाँ भी, चाहे आपने शिमला मिर्च लगा रखा है या खीरा लगा रखा है, और जितने भी फलदार पौधे भी हैं उसमें किसी तरह की कीट बीमारियाँ भी नहीं दिख रही हैं। तो कैसे संभव हो पाता है कि कैसे इस तकनीकी का इस्तेमाल किसान करें? देखिए, पाली हाउस में इसी को संरक्षित खेती भी कहते हैं। पाली हाउस का यही लाभ है कि इसमें रोग, कीट, बीमारियों का प्रकोप कम से कम होता है। और आप जैसा कि देख रहे होंगे कि खीरे की ये प्रजाति जो लगी हुई है, ये देखिए इसकी जितने भी गांठें हैं सब पे जो है इसमें फ्रूटिंग हुई है। और नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं जो नीचे का है, ये जो फल हमारे बड़े हो चुके हैं, बाकी ऊपर एकदम टोटल सब में फल लगे हुए हैं जो इसी तरह से बढ़ते हुए ऊपर तक जाएंगे और इससे एक अच्छा हमको उत्पादन प्राप्त होगा। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम आप सीजन में भी जो है खेती कर लेते हैं। जो भी हम सब्जी की या इसकी फल की जो है नर्सरी चाहते हैं लगा करके और उससे हम उत्पादन लेते हैं, तो आप सीजन में रेट चूँकि हमको बहुत किसान भाइयों को अच्छा मिलता है, तो ये पाली हाउस जो संरक्षित खेती है ये किसानों के लिए अति लाभकारी सिद्ध होती है। जैसा अभी मैं जब यहाँ पर आया तो तमाम किसान यहाँ पर नर्सरी के लिए भी आ रहे हैं। जी। तो नर्सरी से पौधा तैयार करना और खेत में रोपण करना कितना लाभदायक किसानों के लिए होता है? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि जब हम पाली हाउस में आप सीजन में, जैसे हमारा जो जायद का इस समय का समय है 15 फरवरी से शुरू होता है, तो किसान भाई जब बीज लगाते हैं तो उसके जर्मिनेशन में 15 से 20 दिन का समय लगता है। और अगर हम पाली हाउस में पहले से ही जनवरी में बीज पैदा कर लेते हैं, बीज डाल करके ट्रे में उगा लेते हैं, तो हमारा जो पौधा है वो जमने के बाद लगभग 1 महीने का हो जाता है। और सब्जियों में लगभग 55 से 60 दिन में जो है फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। तो जब किसान भाई इसको लेकर जाते हैं अपने खेत पर, अपने प्रक्षेत्र पर लगाते हैं, तो उनकी लगभग 25 से 30 दिन की समय की बचत हो जाती है और उनको समय से पहले फसल मिल जाती है और इससे उनको लाभ जो होता है मार्केट में उनका उत्पाद पहुंच जाता है, तो उनको मूल्य उचित मिलता है। यहाँ पर कई ऐसे पौधे डेवलप किए जा रहे हैं किसानों के लिए जो आने वाले दिनों में किसानों के रीढ़ की हड्डी बनेंगे आर्थिक लाभ के लिए। तो उसके बारे में यहाँ पे जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं राघवेंद्र विक्रम सिंह जी बताएंगे। कई तरह के पौधे दिख रहे हैं जैसे कि ड्रैगन फ्रूट और कई विदेशी पौधे हैं, तो सबके बारे में एक एक करके डॉक्टर साहब से जान। भारतीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर बिहार से लॉन्गन फूड, ये जो लीची की एक प्रजाति है, ऑस्ट्रेलिया का ये मूल पौधा है, ये अभी अपने क्षेत्र के लिए नया है और इसका हम लोग पौध जो है मंगवा करके अपने क्षेत्र में इसका मदर प्लांट तैयार कर रहे हैं ताकि किसानों को दिखाया जा सके और फिर हम इससे पौधा तैयार करके किसान भाइयों को उपलब्ध कराएं ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। इसी तरह से एक ड्रैगन वाला बनाना। बोले, ये ड्रैगन फ्रूट का पौधा है। जैसा कि आजकल काफ़ी आप लोग जो है पढ़ते भी हैं और मीडिया में इसका काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है। ये 2 तरह का होता है, एक सफ़ेद होता है और एक गुलाबी गूदे का होता है। तो ये जो है गुलाबी गूदे वाला जो है ड्रैगन का पौधा है और इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू काफ़ी अच्छी बताई जाती है। और ये जो हमारा डेजर्ट इलाका है वहाँ के लिए स्पेशली है, और लेकिन हम लोगों ने इसको भी मंगवाया है और अपने क्षेत्र पर
इसको लगा करके ट्रायल के रूप में देखते हैं। अगर अच्छी सफलता मिलती है तो किसान भाइयों के बीच में इसको प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया जाएगा। इसी तरह से जैसा कि ये परवल का पौधा आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सौभाग्यवश या जैसे भी संजोगवश कहा जाए हमारे पॉली हाउस के अंदर आ गया। और इसमें ये देखा गया कि जनरली जो है जाड़े के मौसम में परवल के पौधों के पत्ते पूर्णतया झुलस जाते हैं, लेकिन इसमें देखा गया कि पॉली हाउस में आने के बाद इसके ऊपर प्रभाव जाड़े का या पाले का नहीं पड़ा। तो हम लोगों को एक नई दिशा मिली और हम लोगों ने अब इससे सीधे जो है पॉलीथीन बैग में परवल के पौधे को तैयार करके किसानों को उपलब्ध करवाने का भी काम शुरू कर दिया है। और इसको किसान भाई काफ़ी जो है पसंद कर रहे हैं कि उनको पौधा तैयार मिल जा रहा है। चूँकि बस्ती जनपद में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, परवल के पौधे इजीली नहीं मिल पाते थे, तो ये किसानों के बीच में काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है और बहुत अच्छा इसका परिणाम प्राप्त। बोलते हैं 56 कद्दू, ये भी इस साल हम लोगों ने प्रयास किया है लगाने का पॉली हाउस में। इसमें थोड़ी सी समस्या आती है पॉलिनेशन की, तो इसको हम लोग पॉलिनेशन मैनुअली आकर के सुबह 8 से 9 के बीच में कर देते हैं, मेल और फीमेल को क्रॉस करवा देते हैं। तो इसमें भी हमको सफलता प्राप्त हुई है। देखिए आप जैसा देख रहे हैं इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी आई है। तो इसको भी हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग आप सीजन में इसमें पॉली हाउस में अगर करते हैं तो हमको एक लाभ मिलने की संभावना बनी रहेगी। जो है मत्स्य पालन के लिए जो है एक छोटा सा पॉन्ड्स तैयार किया जा रहा है अभी, और हम इसमें अच्छी किस्म के जो है कंपोस्ट का शेड बना हुआ है। अभी ये स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो रहा है। हम इसके अंदर जो है बम्स और डाल करके और बम्बी कंपोस्ट तैयार करेंगे, और लास्ट में जहाँ 3 सेट के उस पार का इलाका दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम लोग अजोला का प्रोडक्शन करेंगे, ताकि इससे ज़्यादा किसान भाई लाभान्वित हों देख करके, और इस केंद्र को भी उससे लाभ मिले। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के तहत मॉड्यूल डेवलप किया गया है। बगल में जो आजकल भारत सरकार की एक योजना है एनर्जी सेविंग की, उसके लिए सोलर पंप की स्थापना की गई है 7.5 किलोवाट का, और इससे हमको 4 इंच पानी मिलता है। और लगभग अगर गर्मी का बढ़िया मौसम है, सूरज की रोशनी पूरी पर्याप्त मिल रही है, तो इससे 1 से 1.5 एकड़ की सिंचाई पर डे हो जाती है। तो ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है, और सरकार इस पर काफ़ी सब्सिडी भी दे रही है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें और सरकार के साथ जो है कदम से कदम मिलाएं, ताकि हमारा जो है एनर्जी की सेविंग काफ़ी हो सके। और ये इसकी जो बढ़वार है अपने यहाँ अच्छी पाई जा रही है। अभी चूँकि इस क्षेत्र के लिए नया है, तो हम लोग भी देखेंगे इसका क्या रिजल्ट आता है लांगन के पौधे में। और ये लीची की ही एक प्रजाति है, और काफ़ी मीठा फल इसका होता है। अंजीर में पतझड़ का समय चल रहा है, और अंजीर का फल एक इसमें दिखाई भी दे रहा है। ये अंजीर के पौधे हमारे प्रक्षेत्र पर लगाए गए हैं, और इसका पौधा तैयार करके हमने कुछ किसान भाइयों को इस वर्ष भी दिया है, और उनके प्रक्षेत्र पे बहुत अच्छी इसकी जो है ग्रोथ चल रही है। और इसमें साल भर में ही जो है फलत आनी शुरू हो जाती है, सबसे बड़ी खासियत ये है। और अंजीर जो कि ड्राई फ्रूट्स में सबसे महंगा फल बिकता है, और हमारे जैसा कि विशेषज्ञों का मानना है कि ये हार्ट के लिए काफ़ी मुफीद होता है, तो ये स्वास्थ्यवर्धक भी है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि इसको भी अपने प्रक्षेत्र पर 1 आध 2 पौधे ज़रूर लगाएं। प्रजातियाँ हैं जो लगी हुई हमारे प्रक्षेत्र पे, एक सफ़ेद कलर का अंजीर की प्रजाति है। एक जो प्रजाति है उसमें खासियत है कि उसमें जड़ की तरफ, नीचे की तरफ ही अंजीर के फल आते हैं। तो अभी वो पौधे हमारे तैयार हो रहे हैं। जैसे ही हमारे पास मदर पौधे तैयार हो जाएंगे, मात्र पौधे तैयार हो जाएंगे, तो हम उससे पौधों को बढ़ा करके किसान भाइयों के बीच में उसको प्रचारित प्रसारित करने का काम करेंगे, ताकि क्षेत्रीय स्तर पर हमारे किसान भाइयों को उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। यहाँ हैं उनको लगाया गया है। बेल की प्रजातियाँ हैं, शरीफे की हैं, अनार की हैं। इनको यहाँ पे कलेक्ट करके इनके मात्र पौधे तैयार किए जा रहे हैं, ताकि इससे फिर हम आगे किसान भाइयों को उसको ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रजातियों को अपने क्षेत्र में प्रचारित और प्रसारित कर सकें, और उसका लाभ किसान भाइयों को मिल पाए।
मैं आपको दिखा दूं कि कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती जो कि पूरे प्रदेश में अपना अलग स्थान रखता है, यहाँ किसानों की जानकारी बढ़ाने के लिए, उनके आय को बढ़ाने के लिए तमाम तरह के प्रदर्शन किए गए हैं। और अभी जब मैं जिस प्रक्षेत्र पर हूँ, यहाँ पर सहफसली खेती का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहाँ पर फलदार पौधे रोपित किए गए हैं और उस फलदार पौधों के बीच में लाही और पीली सरसों है, पीली सरसों की फसल ली गई है। और इसके द्वारा इससे सीख लेकर के किसान अपने इस तरह की फसल ले सकते हैं। वो एक तो फलदार पौधे रोप सकते हैं, दूसरा उसमें फसल लेकर के जो लागत होती है उसमें कमी ला सकते हैं। इससे उनकी आय में भी इजाफा होता है। और एक चीज़ और बता दूं आप लोगों की जानकारी के लिए, कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए ही तत्पर है, उनकी आय बढ़ाने के लिए ही तत्पर है। आपको किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो अपने स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो है वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ के जो कृषि विशेषज्ञ हैं वह आपको न केवल जानकारियाँ देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर खेतों में भी जा करके तकनीकी जानकारी देते हैं। इसके अलावा समय समय पर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जो मेले होते हैं, चाहे वो कृषि विभाग के भी मेले हों, उसमें भी कृषि विज्ञान केंद्र की सहभागिता रहती है और उसके द्वारा भी किसानों को जानकारियाँ दी जाती हैं और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। चाहे वो आपदा से निपटने की जानकारी हो, चाहे जंगली पशुओं से निपटने की जानकारी हो, जो कीट व्याधियां लगती हैं उनसे निपटने की जानकारियां, इस तरह की तमाम जो फसलों पर आने वाली विपदाएं हैं उनके समाधान का भी रास्ता और उपाय बताया जाता है किसानों को। तो कृषि विज्ञान केंद्र को अगर कह लिया जाए तो किसानों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है कृषि विज्ञान केंद्र। उनके लिए वो एक तरीके से स्कूल का काम करता है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह यहाँ पर जो प्रदर्शन है, आने वाले सालों में कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती का स्वरूप जो है वो बदला हुआ दिखेगा। यहाँ पर तमाम चीज़ें अभी कंस्ट्रक्शन में हैं, तमाम कार्य चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर तमाम चीज़ें डेवलप की गई हैं। अभी आपको उन्नत प्रजातियों के गेहूँ का जो प्रक्षेत्र दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो टिलरिंग है गेहूं में, जो आम किसानों के खेतों में देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पर आसानी से दिख रहा है। अगर किसान इस तरह की टिलरिंग चाहते हैं अपने फसल में, गेहूं की फसल में, तो आकर के कृषि विज्ञान केंद्र आकर के इस तरह की जानकारी ले सकते हैं, जिससे जो गेहूं का उत्पादन है उसको कम लागत में, कम उर्वरक में, कम सिंचाई में कैसे उससे ज़्यादा उत्पादन लिया जाए, जानकारी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो गेहूं की फसल है उसमें टिलरिंग बहुत ही बेहतर दिखाई पड़ रही है और ये जो है लेजर लैंड लेवर से बराबर किया गया खेत, जिससे सिंचाई में जो अतिरिक्त पानी लगता है उसको बचाया जा सकता है। इसके अलावा इसको सीड ड्रिल से बुआई की गई, लाइन से आप देख सकते हैं लाइन सोइंग किया गया है और इससे भी उत्पादन बढ़ता है और लागत में कमी आती है। इससे उर्वरक की जो मात्रा है वो एक संस्तुत मात्रा का उपयोग इसमें हो पाता है। तो ढेर सारी जानकारियाँ अभी आपको हम देंगे। अभी पशुपालन से जुड़ी भी जानकारियाँ आपको देंगे। जो यहाँ का पशुपालन का प्रक्षेत्र है, बरबरी बकरी पालन या कड़कनाथ मुर्गा पालन, उसके बारे में भी जानकारी देंगे आगे, और जिससे किसान जो पशुपालन से जुड़ना चाहते हैं, बकरी पालन से जुड़ना चाहते हैं, वह भी इससे जुड़ें और अपने आय को बढ़ाएँ। यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ऐसे दबा के लीजिए मेटल लाइन से। स्पेशली हम लोगों ने अपने यहाँ जो हमारे बरबरी नस्ल की बकरियाँ हैं उनके लिए इस एरिया को डिजाइन किया है और इसको 2 पार्ट में हम लोगों ने फेंसिंग के द्वारा जो है पार्ट में कर दिया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, समय समय पे जो सीजनल हमारी हरे चारे की फसल होती है, जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि ये हमारा वो जई लगी हुई है और हाइब्रिड नेपियर बाजरा, जो अब हमारी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी उसमें तेज़ी से कल्ले निकलेंगे, वो हरा होता जाएगा, पत्तियां बढ़ेंगी, तो ये हमारी बकरियों को हम इसमें ला करके डाल देते हैं और बकरियां उसको चरती रहती हैं। हमारा लेबर और परिश्रम की बचत हो जाती है। एक जो श्रमिक पूरा दिन भर उसको चराने के लिए चाहिए था, तो एक काफ़ी हमारी एक श्रम की बचत हो जाती है और बकरियों का एक मनोरंजन भी हो जाता है, उनका योगा भी एक तरह से हो जाता है और उनका ग्रोथ बहुत अच्छा आता है। इससे देखा गया है कि वो घूम घूम के चरती हैं। और फिर दूसरा शिफ्ट हमारा जो उधर आप देख रहे हैं वो भी तैयार रहता है। जब ये ख़त्म हो जाता है तो फिर हम उधर कर देते हैं और तब तक फिर हम इसमें खाद और पानी दे करके इसको बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा एक सर्किल चलता रहता है।
तो हमें साल भर चारे के लिए कोई समस्या बकरियों के लिए नहीं आती है। उस बकरियों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और इनकी वृद्धि और विकास के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नस्ल की हमारी जो बकरियां हैं आप देख पा रहे होंगे बेहतर ढंग से कि ये चर भी रही हैं, इसी पर चारा प्रक्षेत्र पे चराई का भी काम कर रही हैं, आराम भी कर रही हैं। इनको किसी तरह से किसी बाहरी दुश्मन का कोई खतरा भी नहीं है और ये पूर्णतया निश्चिंत होकर के और जहाँ चाहती हैं वहाँ आराम भी कर लेती हैं। जब इनकी इच्छा होती है चारा चरती हैं, फिर शाम को इनको बाड़े में डाल दिया जाता है और अगले दिन फिर जब समय होता है तो इनको खोल करके इस चारा प्रक्षेत्र में डाल करके और गेट को बंद कर दिया जाता है और ये इस तरह से भरपेट भोजन प्राप्त कर लेती है। जो है अभी नवजात शिशु है और अभी ये इसने बहुत जल्द ही जन्म लिया है और ये भी देखिए इसको कोई खतरा नहीं है, बहुत निश्चिंत होकर के इस भीड़ भाड़ के अंदर घूम सकता है। कोई इसको कुत्ते या कोई जानवर का भी कोई खतरा नहीं है और इससे इसका विकास भी तेज़ी से होता है। तो अगर इस तरह की हमारे जो बकरी पालक भाई हैं इस तरह की कोई व्यवस्था अपने प्रक्षेत्र में बनाते हैं, ये उनके लिए बड़ा लाभदायी होगा। दूसरी वैरायटी जो बकरियां हैं उनके मीट में और उनके मूल्य में किस तरह का इसमें अंतर पाया गया? हमारे पास बर्बरी नस्ल है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो बकरियों में एक बदबू पाया जाता है वो इसमें नहीं पाया जाता है। ये एक तरह से पारिवारिक नस्ल है, इसको आप अपने घर में भी रख सकते हैं और दो काजी नस्ल है ये। इसका मांस भी प्रयोग में आता है और ये जो नस्ल है बर्बरी नस्ल, इसका जो है दूध भी हम अपने यूज में लेते हैं और ये काफ़ी महंगा बिकता है। जैसा कि डेंगू में बड़ी डिमांड होती है और काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होता है। अगर बच्चों को बचपन में इसको पिलाया जाए तो उनको इम्यूनिटी पावर काफ़ी बूस्टअप हो जाता है और उनको रोग बीमारियों की संभावना भी कम रहती है। और तो 6 महीने में तैयार भी हो जाती है और ये 6 महीने में जो है तैयार हो जाती हैं, तो ये काफ़ी अच्छी इसलिए मानी जाती हैं। बाकी जो नस्ल हैं उनमें जो हमारी देसी नस्ल की बकरियां हैं वो ज़्यादातर केवल मांस के लिए प्रयोग की जाती हैं, उनमें दूध उतना मात्रा में नहीं मिल पाता है और अगर चराने की व्यवस्था आपके पास नहीं है तो उनको रख पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। का है आम की सघन बागवानी का ये परिदृश्य है। इसमें हम कम जगह में ज़्यादा पौधों को लगा करके और फलत को प्राप्त करते हैं। जिन किसान भाइयों के पास ज़मीन कम है उनके लिए बहुत बढ़िया। अच्छा सर, तो ये सर मतलब जो मान लीजिए अगर इनकी दूरी बढ़ी होती हाँ तो इसकी पौधे कम लगते हैं। अब इसमें देखिए ना, इसको थोड़ा ये बढ़ गया, अब इसको हम लोग कटाएंगे। जी जैसे उसकी प्रूनिंग हुई है देखिए, जी, जी। अभी करवाए हैं जी। इसको भी छोटा करवा देंगे तो ये जो है ये थोड़ा बढ़ गया तो गैप भर गया है, हाँ। तो इसको कटिंग करवाएंगे। अब ये बीज भंडारण की जो टेक्निक है वो बताने की चीज़ है। ये बीज भंडारण का जो गोदाम होता है ये स्पेशली डिजाइन किया जाता है और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसका फर्श ज़मीन से 2 से 2.5 फीट ऊंचाई पे है। तो ये नीचे से जो है दीवार पे डाल करके और फिर इसका डीपीसी किया जाता है। इसके बाद इसकी फर्श डाल करके जैसे ऊपर का छत होता है सेम वही प्रोसेस किया जाता है और इसके बाद ऊपर का ढांचा हम खड़ा करते हैं। इससे ये होता है कि किसी प्रकार की नमी हमारे जो है बीज में नहीं आती। कृषि अभियंत्रण शाला में क्या कार्य किया जाता है? कार्यशाला में जो हमारे जो कृषि के यंत्र हैं उनको हम सुरक्षित रखते हैं और जो हमारे प्रशिक्षणार्थी आते हैं उनको उन यंत्रों के बारे में जानकारी दी जाती है। बोला है जिसको हम आमतौर पे ग्रीन गोल्ड बोलते हैं। ये फर्न टाइप का पौधा है जो पानी में पाया जाता है और इसका जो ग्रोथ होता है वो पानी में होता है। तो ये हमारा 10 बाई 3 का एक टैंक है और ये 1.5 फीट गहराई है इसकी। इसमें हम इसको ग्रो करते हैं। 2 टैंक आप दिखाई दे रहे हैं। इससे फ़ायदा ये है कि ये जो पानी वाली फसलें हैं जैसे
धान की जो हमारी फसल है उसमें ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। अगर हम उस खेत में ले जा कर के इसको, अगर 1 हेक्टेयर खेत है तो 2 से 3 किलोग्राम अजोला विभिन्न साइड पे अगर हम ले जाके डालते हैं और उसमें पानी रहता है तो ये पूरे खेत में कवर कर लेता है। इससे फ़ायदा ये होता है खरपतवार नहीं जमते हैं, और दूसरा ये वायुमंडल से ऑक्सीजन को ले करके और हमारी धान की फसल को देता रहता है। तो एक नाइट्रोजन की बचत होती है, लागत हमारी जो उत्पादन की है वो कम हो जाती है। दूसरा इसका काम है कि ये प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। जैसा कि हम लोगों ने प्रैक्टिकल में देखा कि इसको जो हमारी कड़कनाथ की प्रजाति है मुर्गे की, वो बहुत तेज़ खाती है, और अगर हम इसको चारे के साथ मिला के देते हैं तो चारे की लागत कम होती है, और मुर्गे का जो वेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। मुर्गा बहुत तेज़ी से विकास करता है। तो चूज़ों के लिए वाकई में हम लोगों ने जैसा लगातार साल भर से करके देख रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका है। इसी तरह से जो दूध वाले जानवर हैं, गाय या भैंस है, तो एक जानवर को 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम तक की रिकमेंडेशन है पर डे की। अगर हम अजोला खिलाते हैं अपने भूसे और दाने के साथ मिला करके, तो इससे 10 से 15% तक दूध की भी वृद्धि हो जाती है, और फसल जो हमारा पशु है उसका जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया बना रहता है। चलिए हम देखते हैं। और ये हमारी जो दूध की उत्पादन लागत है, चारे की लागत को भी, ये दाने की लागत को कम करने का काम करता है। वेस्ट मटेरियल डाल करके, और इसमें जो हमारा गोबर की खाद जो रिजेंट का काम करती है वो हमने इसमें डाला है, और इससे जो निकला हुआ था वो हमने यूज कर लिया है। थोड़ा सा ये बचा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जब ये तैयार हो जाता है तो ये भुरभुरी चाय की पत्ती की तरह से हो जाता है, और इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, और जैविक खेती में इसका काफ़ी लोग किसान भाई इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और शहरों में इसकी बिक्री जो नर्सरियां हैं उन पे काफ़ी 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो और 10 किलो की पैकिंग में भी हमारे जो किसान भाई वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे हैं, वो 10 रुपये से लेकर के 15 रुपये किलो तक का जो है लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। इससे जो हमारे शहर में फूल के शौकीन लोग हैं, गमले में डालने में भी आसानी होती है। जो लोग रूफ पे सब्जी की खेती करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है, और आसानी से शहरों में ये उपलब्ध हो जाती है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती के फसल सुरक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर प्रेम शंकर जी हैं, और आप लगातार किसानों के खेतों में जा कर के, और जो किसान यहाँ पर आते हैं उनको जो फसल में बीमारियाँ आती हैं, जो कीट आती हैं, उनके नियंत्रण के जैविक और रासायनिक तरीकों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे किसानों को जो हानि होती है उससे बचा जा सके। तो मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, किस तरीके से आप जो तकनीकी हस्तांतरण है फसल सुरक्षा को लेकर के कैसे करते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, जो आपने हमें समय दिया किसानों पे चर्चा करने के लिए। जैसे फसल सुरक्षा, फसल की कोई भी दिक्कत आती है, किसान भाइयों को अपनी फसल को कैसे बचाएं, सबसे बड़ा ये पहलू है। क्योंकि किसान अगर फसल की अपनी सुरक्षा नहीं करेगा तो अपनी जो उत्पादन उन्हें किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं ले सकते हैं। और ये आंकड़ा बताया गया, जो शोध हुए हैं, 15 से 30% तक अगर फसल सुरक्षा पे हम ध्यान नहीं देते हैं तो नुकसान हो जाता है। उत्पादन जो हमें मिलना चाहिए, हमें 15 से 30% की क्षति हो जाती है। तो बड़ा ही ज्वलंत समस्या है फसलों में। जो भी किसान भाई अपनी फसल का ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारा यहाँ पे किसान भाइयों के लिए सजेशन है, एडवाइस है, सलाह है कि किसान भाई अपनी फसल को रोग कीट व्याधियों से बचाने के लिए थोड़ा वैज्ञानिकों, क्योंकि आपके जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या का आपके जनपद में है, इसका लाभ लेना चाहिए। यहाँ पे तमाम प्रकार की जानकारी आपको मिलती है, प्रशिक्षण के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, परीक्षण के माध्यम से। और हमारे यहाँ जो ये आपका 50 एकड़ का क्षेत्र है, यहाँ पर भी प्रदर्शन कराए, डिफरेंट यूनिटें लगी हैं, इकाइयाँ लगी हैं। जैसे आप देख रहे हैं शिमला मिर्च, ये पॉली हाउस लगा है संरक्षित, जिसमें ऑफ सीज़न वेजिटेबल ग्रो करते हैं, खीरा लगा है, टमाटर लगा है। तो इसका भी
कैसे क्या किसान भाई लाभ ले, उस पर यहाँ मेन मुद्दा है कि फसल को कैसे बचाएं। देखिए, फसलों में बीमारियां लगती हैं, विभिन्न प्रकार की लगती हैं, और इन बीमारियों में जैसे सब्जियों की बात की जाए, सब्जियों में शिमला मिर्च हुआ, चाहे आपका खीरा हुआ, चाहे टमाटर हुआ, इनमें किसान भाई क्या करता है, प्रेफर करता है और करना भी चाहिए जैविक वेस्ट, जो जैविक आधारित है, जिससे क्योंकि सब्जियां हम दिन प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए हमें बायोपेस्टिसाइड जो होते हैं, जैविक नाशी होते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले इनमें तमाम से रोग आते हैं, जो कि रोग फफूंदी जनित रोग होते हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं, आपके विषाणु जनित रोग होते हैं, तमाम प्रकार के रोग आते हैं और इनके अलग अलग कारण होते हैं। जैसे कुछ रोग होते हैं भूमि से फैलते हैं, कुछ रोग बीज से आते हैं, कुछ रोग होते हैं अन्य कारक वायु जनित रोग होते हैं, तो इनके तमाम कारण होते हैं। अब इन कारणों को किसान भाई नहीं जान पाता। एक उदाहरण दें, अपने बस्ती जनपद की अगर खाद्यान्न की बात की जाए, पिछले धान लगाए 3-4 साल से धान में एक रोग बस्ती जनपद में 3-4 साल से लग रहा है, जिसे हल्दिया रोग यहाँ पे जानते हैं, लेकिन हम लोग आवासी कंड उसे बोलते हैं, झूठा कंड। ये रोग की स्टेज जो होती है जब कल्ले बनते हैं, मतलब बालियां निकलती हैं, जिसको रेड़े पे आप लोग बोलते हैं, यहाँ के किसान भाई बोलते हैं, रेड़े पे जब होता है धान, तो उस समय हल्दिया रोग आता है। किसान भाई चूक कर देता है, किसान भाई वहाँ पे कि उस समय पे दवा का प्रयोग नहीं करता है, जिससे क्या कारण होता है कि वो रोग पूर्णतया समाप्त नहीं हो पाता है। उस समय जैसे ही आप रेड़े पे धान आए, उसी बीच किसान को अपने खेत में जाके देखना चाहिए कि हमारा धान रेड़े पे है, और देखा जाए कि हमारे खेत में गए विजिट किए, वहाँ पे अगर 1-2% ग्रसित पौधे मिले हल्दिया रोग से, तो उन पौधों को एक पॉलीथीन शाम के समय या सुबह ओस पड़े उस समय पॉलीथीन में निकाल के ग्रसित पौधों को काट के निकाल लें, अंदर रख लें, और कोई भी फफूंदी नाशक दवा जैसे प्रोपिकोनाजोल आती है, इसकी 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से स्टिकर मिला के घोल बना के छिड़काव कर देंगे, तो ये आपका नुकसान। इसी प्रकार सब्जियों में हम प्रेफरेंस देंगे, बढ़ावा देंगे कि सब्जियों में किसान भाई हमारे जैविक नाशी प्रयोग करें। जैसे नीम तेल का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि मार्केट में नीमारिन के नाम से आता है। 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के हर सप्ताह प्रयोग कर सकते हैं। अगर कीड़ा सूड़ी लगा है तो सूड़ी के लिए NPV आता है, BT आता है, 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के छिड़काव करें 15 दिन का अंतराल पे, तो हमारे ये कीड़ों की समस्या और ये आपके और रोगों की अगर बात की जाए, तो रोगों में सब्जियों में एक तो नीम तेल का प्रयोग करें, दूसरा ट्राइकोडर्मा एक ऐसा जैव फफूंदी नाशक है जिसका प्रयोग से अब इसका फॉलियर स्प्रे भी आने लगा है। जैसे 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा को प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे सब्जियों में, तो ये रोग से जैसे झुलसा आ जाता है, आपका गलन सड़न की समस्या आ जाती है, उससे भी निजात। लेकिन हमारे किसान भाइयों को त्वरित लाभ के लिए हम जैवनाशी का प्रयोग तुरंत रिजल्ट नहीं देता। उस दौरान हमें जो एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन में जो मॉड्यूल में जो कीटनाशी रासायनिक कीटनाशी रिकमेंडेशन है, उनका हम प्रेफरेंस देंगे। जैसे अब इस समय मार्केट में रिसेंट में मिश्रण में दवाइयाँ आने लगी। मिश्रण में जैसे मेनकोजेब कार्बेंडाजिम का मिश्रण, साइमोक्सिल मेनकोजेब का मिश्रण, कोई भी एक मिश्रण लेके बाज़ार में विभिन्न नामों से मिलती है। कोई भी मिश्रण लेके 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के और इसी में स्टिकर मिला के 1 ml स्टिकर मिला के आप प्रयोग करेंगे, निश्चित तौर पे आपको त्वरित लाभ मिलेगा। धन्यवाद।